नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं और भारत के एक ऐसे किसान विद्रोह की कहानी को समझते हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन हम इस कहानी को जरा अलग तरीके से देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे विद्रोह की धधकती आग से और फिर पीछे जाकर उन चिंगारियों को ढूंढेंगे जिनसे ये आग भड़की थी। इस पूरे संघर्ष की भावना, जानते हैं, इन कुछ पंक्तियों में कैद है। ये उस गीत के बोल हैं जो उस वक्त के किसान गा रहे थे। ये लाइनें हमें सीधे उस माहौल में ले जाती हैं और उस जबरदस्त जज्बे को दिखाती हैं जिसने हजारों किसानों को बागी बना दिया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी घटना की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये है हमारा पहला हिस्सा, नील विद्रोह की वो नाटकीय घटनाएं जिसे नीला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन भारत में हुए इस विद्रोह की जड़ें पता है कहाँ थीं? हजारों मील दूर कैरिबियन द्वीपों में। वहां 1791 में गुलामों ने बगावत कर दी, जिससे दुनिया भर में नील की सप्लाई लगभग बंद हो गई। बस तभी ब्रिटेन ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत की तरफ देखा। और फिर आया मार्च 1859। बंगाल में जैसे एक चिंगारी आग बन गई। हजारों किसानों ने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। पर वो सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। कमाल की बात तो ये थी कि औरतें भी बर्तनों और कड़छियों को हथियार बनाकर इस लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने बागान मालिकों के एजेंट्स को पीटा और कसम खाई कि अब वो कर्ज का वो पैसा कभी नहीं लेंगे जो उन्हें इस जाल में फंसाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम था क्या? ऐसा क्या था इसमें जो इतना जालिम था कि हजारों लोगों को हथियार उठाने पड़ गए? चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। स्क्रीन पर देखिए दो बेहद खूबसूरत कपड़े। एक ब्रिटिश मॉरिस कॉटन प्रिंट है और दूसरा भारत का कलमकारी प्रिंट। इन दोनों को जोड़ता है एक गहरा शाही नीला रंग। नील, एक ऐसा रंग जिसके पीछे एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1788 के आसपास ब्रिटेन जितना भी नील खरीदता था उसका सिर्फ 30% भारत से आता था। लेकिन सिर्फ 20 साल बाद 1810 तक यह आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। मतलब भारत देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा नील सप्लायर बन गया था। अब नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज सिस्टम में बागान मालिकों को बहुत झंझट था। बड़ी जमीन खरीदो या किराए पर लो, मजदूर ढूंढो। इसलिए उन्होंने एक दूसरा ज्यादा शातिर तरीका निकाला, रैयती सिस्टम। इसमें किसान अपनी ही जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर हो जाता था। ये रैयती सिस्टम असल में एक जाल था। किसानों से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट यानी सट्टा साइन करवाया जाता। उन्हें थोड़ा सा एडवांस पैसा मिलता, लेकिन यही पैसा उन्हें कर्ज के कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देता था। शर्त यह होती कि उन्हें अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम चौथाई हिस्से पर नील उगाना होगा। वही जमीन जिस पर वो अपने परिवार के लिए चावल उगाते थे। और सबसे बुरी बात, नील की जड़ें जमीन का सारा दम खींच लेती थीं, उसे बंजर बना देती थी। किसानों की हालत कितनी खराब थी, इसका अंदाजा आप हाजी मुल्ला के इन शब्दों से लगा सकते हैं। जब 1860 में नील आयोग ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। सोचिए कितनी बेबसी होगी। और ये नील बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत ही मेहनत वाला काम था। सोचिए, मजदूरों को घंटों तक कमर तक सड़े हुए पानी में खड़े होकर पौधे की पत्तियों वाले घोल को पीटना पड़ता था, तब जाके वो कीमती नीला रंग निकलता था। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो नील का पूरा सिस्टम था, ये कोई अकेली चीज नहीं थी। ये तो अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी रणनीति का बस एक छोटा सा हिस्सा था। भारतीय गांवों से पैसा निचोड़ने की रणनीति का। देखिए, अंग्रेजों ने पैसा वसूलने के लिए 3 बड़े सिस्टम बनाए, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। नाम अलग अलग थे, तरीके थोड़े अलग अलग थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यानी पैसा निकालना। और इन सभी सिस्टम्स का नतीजा एक ही था और बहुत भयानक। लगान की मांग इतनी ज्यादा थी कि किसान उसे चुका ही नहीं पाते थे। आखिर में वो अपनी जमीनें छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते थे। गांव के गांव वीरान हो गए। तो अब हम कहानी की बिल्कुल जड़ तक पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी के पास इतनी ताकत आई कहां से कि वो पूरे देश पर ऐसे सिस्टम थोप सकें? जवाब एक शब्द में है, मुनाफा। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, प्रॉफिट कमाना। वो यहां व्यापार करने आए थे, लेकिन जल्द ही समझ गए कि असली मुनाफा तो राज करने में है। जब कंपनी ने बंगाल पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया तो उनकी नीतियों ने वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। कारीगरों को अपना सामान
औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया गया और खेती किसानी ढहने की कगार पर पहुंच गई। और इस संकट का सबसे भयानक रूप था 1770 का अकाल। इस एक अकाल में जानते हैं कितने लोग मारे गए? 1 करोड़। उस वक्त बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। और यहीं पे सब कुछ बदल गया। साल था 1765। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। इसका मतलब था कि अब बंगाल का सारा पैसा, सारा टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी के पास था। बस इसी एक कदम ने एक व्यापार करने वाली कंपनी को यहां का शासक बना दिया। तो पूरी कहानी हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती है। जब कोई कंपनी मुनाफे के लिए इतनी अंधी हो जाए कि वो एक शासक बन बैठे, तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? नील विद्रोह की कहानी इसका एक बहुत ही साफ और दर्दनाक जवाब है।